आज की डेट में स्टॉक मार्केट के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन एक स्टॉक मार्केट देश के विकास में क्या भूमिका निभाता है और अगर स्टॉक मार्केट नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। अगर कोई नहीं जानता कि स्टॉक मार्केट क्या होता है तो सिंपल भाषा में मैं क्विकली एक बार समझा देता हूँ। लेकिन अगर आप जानते हो कि स्टॉक मार्केट क्या होता है तो अगले टाइम स्टैम्प पर आप स्किप कर सकते हो। सपोज एक कंपनी है जिसे अपना बिजनेस बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल कुछ नई फैक्ट्रीज बनानी है, कुछ ऑफिस खरीदने हैं, एम्प्लॉयज को हायर करना है और ऐसी कुछ और दूसरे तरीकों का एक्सपांशन ये करना चाहती है। तो इस सिचुएशन में उस बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब दो ऑप्शंस होते हैं पैसे जुटाने के लिए, या तो वो अपने प्रॉफिट्स पर निर्भर होकर एक्सपांशन करे, यानी जो भी प्रॉफिट्स वो हर साल कमाएंगे उसे ही लेकर अपने एक्सपांशन प्लान्स के अंदर वो इंप्लीमेंट करे। दूसरा ऑप्शन होता है बाहर से पैसे उठाना, फिर वो कई तरीकों से हो सकता है। प्रॉफिट स्लो होते हैं, क्विक एक्सपांशन नहीं होता है, मार्केट फोर्सेस पे वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, इसके लिए रिलायबली और तेजी से एक्सपांशन सिर्फ प्रॉफिट्स के भरोसे नहीं हो पाता कभी भी बड़ी कंपनीज के अंदर। इसलिए बाहर से पैसे उठाना कंपनीज के लिए बेटर ऑप्शन बन जाता है एक्सपांशन करने के लिए। अब यहाँ पर बाहर से पैसे लेने के लिए भी दो तरीके होते हैं। एक तो वो बैंक से कर्ज ले सकते हैं, डेब्ट के फॉर्म में पैसे ले सकते हैं जिसे वो एक्सपांशन यूज कर देंगे और बाय टाइम बैंक को वो चीजें लौटा देंगे। लेकिन दूसरा एक पॉपुलर ऑप्शन होता है अपनी कंपनी का आईपीओ लाना। अगर एक कंपनी स्टेबल है, लंबे समय से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स डिलीवर कर रही थी, ट्रैक रिकॉर्ड उनका अच्छा है और एक लेवल के ऊपर उसका ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है, तो कंपनी अपना आईपीओ या बेसिकली स्टॉक मार्केट पे उनका नाम रजिस्टर करा सकती है। अब आईपीओ के टाइम पे बेसिकली होता यह है कि कंपनी जो पैसे रेस करना चाहती है वो अपने ही पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे छोटे टुकड़े कर देती है जिन्हें शेयर्स के नाम से जाना जाता है। अगर एक कंपनी 100 शेयर्स बनाती है तो हर शेयर की वैल्यू 1% उस कंपनी की वैल्यू की होगी। सपोज आप इसमें से 10 शेयर खरीद लेते हो तो आप कंपनी के 10% इक्विटी होल्डर या फिर आप कह सकते हो कंपनी का 10% हिस्सा आपका हो जाएगा। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसका शेयर खरीदना चाहेंगे, मार्केट में डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा तो शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी और बेसिकली इसकी वजह से कंपनी बड़े पैमाने पर पैसे रेस कर पाएगी और फिर इन पैसों का इस्तेमाल वो अपने बिजनेस वेंचर्स में कर सकते हैं। अब समझते हैं स्टॉक मार्केट की इंपॉर्टेंस। कई एक्सपर्ट्स ने स्टॉक मार्केट को किसी भी देश की इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन कहा है, यानी जितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट या एक्सचेंज मार्केट उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अब पॉइंट बाय पॉइंट ये चीजें समझने की कोशिश करते हैं। पहला फायदा होता है स्टॉक मार्केट का अपॉर्चुनिस्टिक और फास्ट एक्सपेंशन। दोस्तों किसी भी देश की इकोनॉमी का, स्पेशली अगर हम डेमोक्रेटिक देशों की बात करें तो बिजनेसेस और कंपनीज मिलकर ही बैकबोन बनती है सारे के सारी चीजों के लिए, चाहे वो जॉब्स हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, पैसों का फ्लो बढ़ाना हो, कैपिटल मूवमेंट हो, नए इनोवेशंस हो, ग्लोबल लेवल पे बाहर जाना हो, ये सारी चीजें ज्यादातर प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा ही की जाती है। स्टॉक मार्केट्स इन्हीं कंपनीज को ज्यादा तेजी से अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने के लिए मदद करता है। अगर ये नहीं रहते तो ये कंपनीज कई बार जिस स्पीड से ग्रो होती है या जिस लेवल तक ग्रो हो जाती है वहां तक कभी भी नहीं पहुंच पाती और इसलिए मार्केट की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। दूसरी और काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी स्टॉक मार्केट का रोल पूरी की पूरी इकोनॉमी में होता है पैसे का फ्लो बढ़ाए रखना। दोस्तों कई सारे एक्सपर्ट्स आपको बता देंगे कि वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट जो होता है किसी भी इकोनॉमी को वो ये है कि पैसों का फ्लो ओवरऑल इकोनॉमी में होना बंद हो जाए। अगर आप जो भी पैसे कमाते हो वो सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स में रखते हो या फिर काइंड ऑफ एक जगह पर वो पैसा रहता है तो वो बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता इकोनॉमी के अंदर। इसलिए अलग अलग चीजों के अंदर लोग हमेशा इन्वेस्ट करते रहते हैं, फिर चाहे वो रियल एस्टेट हो, अलग अलग पॉलिसीज हो, स्कीम्स हो और स्टॉक मार्केट हो, और इसके वजह से डायनामिक मूवमेंट बनते रहता है क्योंकि जब आप पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी के द्वारा उसे इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से कुछ 4 डिपेंडेंट बिजनेस का फायदा होता है और ऐसी तरीके से पैसे फ्लो होने लगते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई स्टॉक है भी नहीं तो भी बहुत बड़ा चांस है कि अगर आपने कोई LIC की स्कीम ली है, कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी खरीदी है, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए हैं तो आपके पैसे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर आज के डेट में यूज किए जा रहे हैं, बेसिकली वो फ्लो हो गए हैं। और इसी बड़े स्केल के मूवमेंट की वजह से स्टॉक मार्केट इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटी और डायनामिसिटी बढ़ा कर रखता है। अब बात करते हैं ऐसे एस्पेक्ट की वो जो डायरेक्टली लोगों के नजर के सामने नहीं पड़ता है, वो है सेकेंडरी मार्केट। दोस्तों नॉर्मली जो कंपनीज वगैरह की हम बात छोड़ दे तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी के अंदर। वैसे ये रिस्की होते हैं, अगर मॉरली देखा जाए तो इनमें से कई सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज के डेट में ये सबसे बड़ा हिस्सा बनता है ग्लोबल मार्केट का। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बॉन्ड मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स और ऐसे ही दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो स्टॉक मार्केट से ही शुरू होते हैं लेकिन डायरेक्टली इंडिविजुअल लेवल तक कभी हमें उसका इफेक्ट होते हुए नजर नहीं आता। आपने अगर वेब सीरीज देखी है स्कैम 1992
तो आपने उस टाइम पे मनी मार्केट के बारे में सुना होगा। तो ऐसी सिमिलर जो दूसरे मार्केट्स भी होते हैं वो स्टॉक मार्केट के जरिए कभी कभी सर्विस किए जाते हैं, कभी कभी वही खोल देते हैं और कभी कभी इनका बैकबोन वो बनती है, जिसकी वजह से इनकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। अगली दोस्तों इंपॉर्टेंस होती है फेयर प्राइस एंड वैल्यूएशन। क्योंकि चीजें पब्लिक होती है, जो भी एक्सचेंज है उनके यहाँ पर सारी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, कई सारे यहाँ पर चीज़ें सामने रखनी पड़ती है। इसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स, लॉसेस, वैल्यूएशन, ट्रांजैक्शन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट होती है स्टॉक मार्केट की वजह से। ऑब्वियसली ऐसे केसेस रहे हैं और अभी भी होते होंगे जहां पर इन चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, गलत बताया जाता है। लेकिन अगर मार्केट्स नहीं होते तो जो बेसिक डेटा आज के डेट पे हमें मिल पाता है वो भी मिलना इम्पॉसिबल होता, और जो बहुत बड़े स्केल पर वाइडली अवेलेबल डेटा है किसी भी बड़ी कंपनी से रिलेटेड, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट की वजह से पॉसिबल है। इसके वजह से मार्केट में फेयर कॉम्पिटिशन मेंटेन करना, ट्रेंड देखना कि कहां पर चीजें बढ़ रही है, इन चीजों में मदद होती है और अकॉर्डिंगली चाहे वो एक इंडिविजुअल आदमी हो या गवर्नमेंट हो अपने डिसीजंस ले सकता है। अगला दोस्तों जो पॉइंट है वो है क्रिएशन ऑफ कैपिटल। दोस्तों स्टॉक मार्केट जो है वो नेट जीरो गेम नहीं होता है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 रुपए कमाते हो तो कहीं पर 10 रुपए किसी का लॉस भी हुआ होगा, वो बैलेंस गेम नहीं होता है। अगर कहीं पर प्रॉफिट है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे जगहों पर लॉस भी होगा। इसकी वजह से कई बार जब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, डिमांड सप्लाई का गेम काम करने लगता है, तब मार्केट के अंदर डायरेक्टली नए कैपिटल का जनरेशन भी स्टॉक मार्केट में होता है, जो कई दूसरी चीजों के अंदर अपनी मदद दे सकता है। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है, मैं आपको ठीक से नहीं समझा सकता, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर वैल्यू क्रिएशन स्टॉक मार्केट्स के अंदर होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है एक बेस प्रोवाइड करना। दोस्तों ना सिर्फ स्टॉक मार्केट एक रिफ्लेक्शन होता है पूरी इकोनॉमी का, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट स्ट्रांग है तो वो उस इकोनॉमी का बेस भी बनता है। अगर मार्केट हेल्दी है तो उसके हिसाब से एफडीआईस आएंगी, कंपनीज अपना एक्सपेंशन प्लान करेगी, उतने हिसाब से अपॉर्चुनिटीज देश के सामने जनरेट होंगे। लेकिन अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उस टाइम पे उतनी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ेगी। इसलिए जो बेस बनता है किसी भी देश के फाइनेंशियल इकोनॉमी का, उसके अंदर स्टॉक मार्केट एक जरूरी भूमिका निभाती है। फाइनली अगर एक लास्ट चीज की बात करें जिसका स्टॉक मार्केट जरूरी है तो वो है एक अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम का होना। ये सारी चीजें जो मैंने बताई उसके जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, और क्योंकि इसके हाथ इतने जगह पर फैले हुए हैं तो अगर आपको पूरी इकोनॉमी का एक मॉनिटरिंग करना है, एक बेसिक आपको रिपोर्ट चाहिए, तो मार्केट्स ऑब्जर्व करना कई बार फर्स्ट स्टेप होता है कई सारी एंटिटीज के लिए, फिर चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर। आप काइंड ऑफ कह सकते हो देश का रिपोर्ट कार्ड जो है वो स्टॉक मार्केट से शुरू होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर लिस्ट की बात करूं तो एक्सचेंजेस बहुत सारे दूसरे काम करते हैं, लेकिन वो कभी भी पब्लिक आंखों के सामने नहीं आ पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा नीश कैटेगरी है और डायरेक्टली उनका इंपैक्ट इतना ज्यादा इकोनॉमी पर नहीं पड़ता है या फिर इतनी वॉलिटिलिटी उन मार्केट्स में नहीं होती है, लेकिन वो भी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। लेकिन उनके बारे में कभी और बात करेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गई होगी कि किस तरीके से मार्केट्स देश के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्वियसली इनके वजह से देश का कई बार नुकसान भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल बैकबोन ये बनते हैं किसी भी देश के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना। सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी और मिलेंगे अगले वीडियो में।